हेलो माय डियर दोस्तों। तो देखो, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे सीए और सीएमए इंटरमीडिएट के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सेक्शन नंबर 24 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। यस, और इस टॉपिक को करने से पहले एक बात समझ लो कि ये टॉपिक या स्टूडेंट सेक्शन नंबर 22 में से एक क्वेश्चन तो आपको एग्जाम्स में मिलेगा ही मिलेगा। एंड मोस्टली होता क्या है कि दोनों सेक्शंस में से ही क्वेश्चन आ जाता है। बट मैम ऐसा इनमें है क्या? देखो, सेक्शन 22 हमें ये बताता है कि किसी भी पर्सन की लाइबिलिटी कब अराइज होती है टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। ठीक है कि भाई एक बात बताओ, अब एक हम देखते हैं, एक किराना शॉपकीपर है, उसके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है, दूसरे के पास है। बट ऐसा क्योंकि सेम प्रोडक्ट वो दोनों सेल कर रहे हैं फिर भी ऐसा है। तो ये बताता है सेक्शन नंबर 22 कि भाई देखिए, अगर टर्नओवर एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर चली गई तो ही आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। याद है? चलो, अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की, विच इज सेक्शन नंबर 24। ये कहता है स्टूडेंट्स कि देखिए, अगर चाहे एक न्यू बिजनेस ही क्यों ना हो, अगर वो ये कुछ फॉलोइंग क्राइटेरियाज में फॉल करेगा ना, तो उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जीएसटी के अंडर। कैसा रजिस्ट्रेशन? कंपल्सरी। मैं ऑलरेडी रिवीजन क्लास है तो मैं स्पीड फास्ट ही रख रही हूँ, क्लास को 1.5x या 2x लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, समझिए, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन यानी बंदे की मर्जी हो ना हो रजिस्ट्रेशन तो करवाना पड़ेगा, और साथ ही साथ चाहे नया बिजनेस हो, टर्नओवर कुछ हुई ना हो, तब भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप सबको दोनों टॉपिक के बीच का डिफरेंस समझ आया। 22 कहता है रजिस्ट्रेशन तब करवाओ जब लाइबिलिटी अराइज हुई। 24 कहता है मैं सर्टेन केसेस बता रहा हूँ कि आपको कंपल्सरी जो है रजिस्ट्रेशन करवाना ही करवाना पड़ेगा। ठीक है, पहला टॉपिक इसमें आता है, पहला पॉइंट है, अगर कोई भी पर्सन, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर कोई भी पर्सन स्टूडेंट्स इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करेगा। कैसे वाली? इंटर स्टेट। अब इंटर स्टेट का क्या मतलब होता है? इंटर स्टेट का मतलब होता है कि जब भी कोई पर्सन ऐसा है कि जहां पर लोकेशन ऑफ सप्लायर, यानी सप्लाई की लोकेशन मतलब जहां से सप्लाई का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब वो जगह जहां पर सप्लाई हो रही है। ठीक है, अगर वो डिफरेंट स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी में है, यानी लोकेशन ऑफ सप्लाई हरियाणा में है और प्लेस ऑफ सप्लाई पंजाब में है, यानी डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में है, तो उसको हम बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। कौन सी बोलते हैं? इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है, अब देखो भाई, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान जा रहा है तो कोई ना कोई रिकॉर्ड होना चाहिए। जीएसटी लगाना एक ये भी था कि लोगों के ऊपर ना रिकॉर्ड रहेगा, चेक रहेगा कि हाँ वो कहाँ कहाँ सामान सप्लाई कर रहे हैं। तो ये बोला, कभी भी अगर इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई हो रही है, यानी ऐसी सप्लाई जिस पर जीएसटी लगता है, यानी पेट्रोल की बात नहीं कर रहे, तो इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई हो रही है, तो चाहे पर्सन का कितनी भी टर्नओवर हो उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बट दिक्कत बहुत आ गई, क्यों? अब मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, इट्स माई टैक्सेबल सर्विस टू यू। अब ऐसा करने के लिए तो भाई आजकल तो मैक्सिमम टैक्सेबल सर्विसेज होती है इंटर स्टेट होती है। आप पहले कह रहे हो जीएसटी भी ले लो, तो दिक्कत है। तो यहाँ पर दो एक्सेप्शंस डाल दी। ठीक है, चाहो तो साथ साथ में नोट्स बनाते रहो, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। एक्सेप्शंस क्या है इसकी? तो स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट की एक्सेप्शन जो है ना, वो सिर्फ दो एक्सेप्शन है। कितनी एक्सेप्शन है? दो एक्सेप्शन। फर्स्ट तो अगर कोई भी पर्सन कोई भी टैक्सेबल सर्विस सप्लाई कर रहा है। कैसी टैक्सेबल सर्विस? गुड्स की बात नहीं कर रही हूँ, टैक्सेबल सर्विस की बात कर रही हूँ। अगर कोई भी पर्सन टैक्सेबल सर्विस सप्लाई करता है, या फिर सेकंड, अच्छा इससे कौन से वाले गुड्स हैं जिसको गवर्नमेंट बहुत ज्यादा जो है उनको इंसेंटिव्स दे रही है कि हाँ भाई ये वाले गुड्स जो है चलने चाहिए? हैंडीक्राफ्टेड गुड्स, यानी जहां पर मशीन का यूज मिनिमल हो, हाथ की कलाकारी वाले। तो बोल दिया सेकंड इज नोटिफाइड हैंडीक्राफ्टेड गुड्स, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्टेड गुड्स। ठीक है, तो अगर पर्सन जो है स्टूडेंट वो टैक्सेबल सर्विस सप्लाई करता है या नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड सप्लाई करता है, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड सप्लाई करता है, तो इन दोनों केसेस में उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन की जो उसकी बात है स्टूडेंट्स, वो सिर्फ लाइबिलिटी तब अराइज होगी अगर उसका टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट को क्रॉस करेगा। क्लियर? समझ आगे बात? मैम स्पेसिफाइड लिमिट मतलब यहाँ पर क्या रहेगी? वही 20 लाख और 10 लाख वाली M20 10 लाख। ठीक है, M20, अरे मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। ठीक है, चलिए ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकेंड पॉइंट की। कहीं कोई डाउट आ रहा है, क्वेरी आ रही है, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सेकेंड आता है सीटीपी। सीटीपी क्या था?
क्या पढ़ाया था मैंने आपको, कौन होते हैं सीटीपी, यानी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब वो पर्सन जिनका इंडिया में कहीं रजिस्टर्ड फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है, बट मान लो इफ दे वांट टू डू द बिजनेस फ्रॉम द हरियाणा, सो दे आर नॉट रजिस्टर्ड, सो दे डोंट हैव एनी फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन हरियाणा, कहीं है बट हरियाणा में नहीं है। अब यहाँ पर आकर एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना था, ठीक है, तो क्या करें, दे दोज पर्सन्स कैन डू वन थिंग कि वो अपने आप को रजिस्टर करवा ले एज कैजुअल पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल, कि मुझे यहाँ थोड़े टाइम के लिए आकर काम करना है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स जब भी कोई टैक्सेबल सप्लाई करते हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी है, टर्नओवर नहीं देखते। इनफैक्ट एक बात बता दूं आपको, टर्नओवर तो छोड़ो, इनको तो ये कहा जाता है अपना टैक्स एस्टिमेट करो और एडवांस में हमें पे कर दो, हाँ जी, इतने तक बात होती है। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स के लिए बोला कि उनके लिए कोई थ्रेशोल्ड एग्जाम्पशन नहीं है, दे हैव टू टेक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। समझ आया यहाँ तक? चल, बट अब एक बात अराइज होती है, मैम कैजुअल टैक्सेबल पर्सन तो वही होगा ना जो कोई गुड्स वगैरह सप्लाई कर रहा होगा, हाँ ठीक है, अगर वो फर्स्ट कैटेगरी में ही फॉल कर गया, मतलब अगर उसकी जो कैटेगरी है, उसके जो गुड्स है वो नोटिफाइड हैंडीक्राफ्टेड गुड्स हुए, तो क्या करना है, तो ठीक है ना, फिर तो उसको फर्स्ट कैटेगरी में एग्जाम्पशन मिली गई। यानी इसकी भी एक एक्सेप्शन है, सिंगल एक्सेप्शन है। क्या सिंगल एक्सेप्शन है स्टूडेंट, कि सीटीपी के केस में भी उसके लिए टर्नओवर अवेल करवा दी जाएगी अगर वो पर्सन नोटिफाइड हैंडीक्राफ्टेड गुड्स में सप्लाई करता है। किसमें? नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स में। ओके, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। तो यानी स्टूडेंट्स हमने अभी तक दो कैटेगरी पढ़ी, फर्स्ट कैटेगरी हमने पढ़ी इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई की, सेकंड कैटेगरी हमने पढ़ी सीटीपी की। ये ऐसी कैटेगरीज हैं जिनको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना है, बट हाँ अगर फर्स्ट कैटेगरी में नोटिफाइड हैंडीक्राफ्टेड गुड्स हैं या टैक्सेबल सर्विसेज हैं तो टर्नओवर लिमिट लगेगी, और सेकंड कैटेगरी में अगर नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स हैं तो उस पर जो है थ्रेशोल्ड लग जाएगी, यानी टर्नओवर वाली लिमिट लगेगी। ऐसा नहीं कि बिजनेस स्टार्ट होते ही रजिस्ट्रेशन करवा ले। ओके, चलो ग्रेट। थर्ड कैटेगरी हमारे पास आती है पर्सन्स जिनको आरसीएम के अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर टैक्स पे करना है। अब देखो एक बात और, अगर आपने आरसीएम के क्वेश्चंस अभी तक नहीं करे एंड इफ यू आर सो मच कंफ्यूज कि कैसे करें, तो स्टूडेंट्स ऊपर देखिए, यूट्यूब पे देखो, आई बटन फ्लैश हो रहा है, वहां पे मैंने आरसीएम के रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं, आप वो वीडियो देख सकते हो। एंड दो स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग इट ऑन फेसबुक, फर्स्ट कमेंट जो है, फर्स्ट कमेंट जो है उसको चेक करो, वहां पर स्टूडेंट्स आपको इसका लिंक मिल जाएगा आरसीएम वाले टॉपिक का, ठीक है, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का। यस, चलिए अब बात आती है और कौन, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यानी अगर एक पर्सन है जो टैक्स इसलिए पे कर रहा है क्योंकि उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, तो ये क्लियर बात है ना, मुझे जाकर टैक्स पे करना है क्योंकि मेरे पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, यानी एज अ रेसिपिएंट मैंने जो रिसीव करा उस पर मुझे टैक्स गवर्नमेंट को देना है। ओके, मैं तभी तो दे पाऊंगी जब गवर्नमेंट के पास मेरा रजिस्ट्रेशन होगा, तो यस मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। सो पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, उनको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी करवाना पड़ेगा। लेकिन स्टूडेंट्स देखो, अच्छा मैम यहाँ ना दो पर्सन है, एक है चिंतामणि, अभी चिंतामणि को एक चिंता होने वाली है, देखते हैं क्या है, एक है जेठालाल, ठीक है, एक है चिंतामणि, एक है जेठालाल। अब चिंतामणि ने जेठालाल को बोला कि देखो आप जो हो एक सप्लायर हो ना यहाँ पर, ठीक है, उसने ये बोला कि आप एक सप्लायर हो। जेठालाल ने अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से चलो एक गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, काम करते हैं गड़ा कैप्सूल नट्स रखते हैं, हम थोड़ा आरसीएम पे ले जाते हैं, ठीक है, तो मान लो स्टूडेंट्स ये एग्रीकल्चरिस्ट है, इसने यहाँ पर चिंतामणि की दुकान पर कैप्सूल नट्स काजू सप्लाई करे, उसने कहा चलो भाई मैं तो रेसिपिएंट हूँ, मैं तो टैक्स अब मुझे पे करना है तो मैं रजिस्ट्रेशन करवा लूंगा, लेकिन आपको भी तो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, क्यों, आप भी तो सप्लाई कर रहे हो। नहीं, अगर ये पर्सन 100% वही वाली सप्लाईज करता है जिस पर आरसीएम लगता है तो वो रजिस्ट्रेशन क्यों करवाए, अरे भाई इसको कहीं जाकर टैक्स ही पे नहीं करना। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ गवर्नमेंट कभी भी ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स को तंग नहीं करती, तो उन्होंने कहा जेठालाल को बोलो वो रजिस्ट्रेशन ना करवाए क्योंकि उसका तो 100% वही वाली सप्लाईज है जो उसके रेसिपिएंट को टैक्स पे करना है, ठीक है। तो इफ द पर्सन इज एंगेज इन एक्सक्लूसिवली दो सप्लाईज, आउटवर्ड सप्लाई जो 100% आरसीएम पे है यानी उसको टैक्स पे करना ही नहीं है, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहां तक समझ आया स्टूडेंट्स?
फटाफट से, अभी मैं आपको टाइम भी दे रही हूँ इन द क्लास इटसेल्फ, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी, सो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, फिर आता है एनआरटीपी। अब हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी आती है एनआरटीपी। अब एनआरटीपी कौन होते हैं? यानी वो पर्सन्स जो कि नॉन रेजिडेंट है और इंडिया में आकर काम करना है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अब देखो स्टूडेंट, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए ये कंपल्सरी है कि अगर उनको इंडिया में आकर कोई भी टैक्सेबल सप्लाई करनी है तो उनका रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना पड़ेगा। ठीक है, इनफैक्ट मैं बता दूं, सप्लाई करने से एडवांस में अपना टैक्स भी एस्टिमेट करके उनको पे करना होता है। यस, इतना उनके लिए मैंडेटरी होता है, ओनली देन दे विल बी एबल टू डू वर्क इन इंडिया। ओके, क्लियर? चलिए ग्रेट। फिर स्टूडेंट्स बात आती है ट्रेंडिंग टॉपिक, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। क्या है ई कॉमर्स ऑपरेटर? अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स पे मैं यहाँ पे ना 2 पॉइंट्स कवर करने वाली हूँ। एक तो वो पर्सन जिनकी वेबसाइट है, ठीक है, यानी मान लो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सैमेजॉन की, ठीक है, और एक वो सेलर्स की मैं यहाँ पे बात करूंगी स्टूडेंट, सेकेंड, जिसने सैमेजॉन पे अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है टू सप्लाई द थिंग्स टू द कस्टमर। ठीक है, तो 2 हमारे पास यहाँ पे कैटेगरीज बनेंगी। एक तो वो ई कॉमर्स ऑपरेटर, वो वेबसाइट, वो पोर्टल जिसके थ्रू लोग अपना सामान सेल कर रहे हैं सैमेजॉन, और सेकेंड है वो सेलर्स। अब स्टूडेंट्स क्या है ना, हमारे पास जीएसटी के अंडर ये जो पर्सन है जिनका ई कॉमर्स ऑपरेटर है, उनको ये बोला कि देखो आपके थ्रू सेलर सप्लाई कर रहे हैं, वी वांट कि हमारे पास उनका रिकॉर्ड हो। कैसे रिकॉर्ड होगा? कहते दे देंगे रिकॉर्ड। विश्वास नहीं है, कल को कुछ ना कुछ घपला किया तो एक काम करते हैं, एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर, हर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को बोला दैट यू आर रिक्वायर्ड, आपके ऊपर ये रिक्वायरमेंट है, आपको करना ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आप जब भी अपने सेलर्स को पेमेंट करोगे, ठीक है, तो आपको उसमें से टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा, और वो 1% का टैक्स आपको हमें देना पड़ेगा, जो भी रेट होगा आपको हमें देना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी स्टूडेंट्स इन पे लगता है सेक्शन 52, Section 52 of CGST Act 2017, which requires the e-commerce operator to collect the tax at source. ठीक है, तो TCS लगता है। अब एक बात बताओ, 1000 रुपए की पेमेंट करनी थी, 10 रुपए अपने पास रख दिए, बाकी 990 रुपए सेलर को दे दिए। अरे 10 रुपए गवर्नमेंट को पे कैसे करोगे जब तक आपके पास गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं है? तो इन दैट वे सैमेजॉन को और हर उस ई कॉमर्स ऑपरेटर को जिस पर सेक्शन 52 लग रहा है, दैट इज दे आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, उनको वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी करवाना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड, अब ये जो सेलर है उसको अपने 10 रुपए क्लेम नहीं करने गवर्नमेंट से कि मैं आपको 10 रुपए दिए हैं, है ना? तो डेफिनेटली, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हर वो पर्सन जिस पर ये रिक्वायरमेंट आई थी कि उसका टैक्स कलेक्ट होगा अंडर सेक्शन 52, उसको भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। दैट्स अ वेरी कॉमन सेंस। ओके, यहाँ तक समझ आया सबको? लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 बातों का ध्यान रखेंगे हम। क्या? सेलर्स वाली कैटेगरी में, ठीक है, 2 बातों का ध्यान रखेंगे। आई होप सब नोट्स बना रहे हो इस तरीके से साथ साथ। एक तो जिस पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 लगता है, कौन से वाला था ये? जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहा है, जो वो ड्राइवर है, ठीक है ना, वो वाली सारी कैटेगरीज। क्लाउड किचन है तो जो क्लाउड किचन संभाल रहा है, वो वाली कैटेगरी, उन पर ये जो है कंपल्शन अप्लाई नहीं होती। मैम ऐसा क्यों उन पे ही कंपल्शन अप्लाई नहीं हुई? क्योंकि हमने बोला था इन दैट केस दिस सेट कि भाई वो ई कॉमर्स ऑपरेटर ही डायरेक्ट हमें टैक्स पे कर देंगे, आरसीएम हुआ उसमें। ठीक है, मतलब नॉट बेसिकली था आरसीएम, हम आरसीएम नहीं कह सकते, वो कवर नहीं होगा उसमें, मैं एग्जैक्ट वर्ड बोलूंगी। तो उसको बोला टैक्स आप पे कर देना, ये पर्सन पे नहीं करेगा, बिकॉज यू आर सप्लाइंग एज एन ई कॉमर्स ऑपरेटर योर सर्विसेज टू योर कस्टमर्स। ओके, वो तो सिर्फ एक इंटरमीडिएरी है, जो पर्सन जो है कैब वगैरह चला रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर बात आई सेकेंड एक्सेप्शन की। अगर कोई भी पर्सन ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, ठीक है, सिर्फ सर्विस सप्लाई करता है, नॉट एनी गुड्स, तो उस पर भी स्टूडेंट्स यहाँ पर टीसीएस का उस पे जो है यहाँ पर सेक्शन 24 एप्लीकेबल नहीं होता, मतलब कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं एप्लीकेबल होता। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, पक्का? चलो, अब एक हमारे पास आता है सेक्शन 51। नाउ व्हाट इज दिस सेक्शन 51? लेट्स टॉक अबाउट इट। 52 में था टीसीएस, 51 में क्या था? टीडीएस। यानी स्टूडेंट्स वो वाली कैटेगरी जहां पर पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 51। आप टैक्स डिडक्ट कर रहे हो, तो एक बात बताओ,
अगर आप टैक्स रिडक्ट करके बाकी की पेमेंट्स दे रहे हो तो ऑब्वियसली वो टैक्स जाकर आपको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना है, सो इन दैट केस ऑल्सो उस पर्सन को अपना रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्लियर? समझ आ गई बात? कहीं कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ, लेकिन सेक्शन 51 में एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स, क्या था वहां पर? सेक्शन 51 ये कहता है कि अगर मान लो आप सेपरेटली रजिस्टर हो भी, आप ऑलरेडी रजिस्टर हो, इवन इन दैट केस आपको सेक्शन 51 के लिए अलग से अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो ध्यान रखना, बेशक वो रजिस्टर्ड है या नहीं, उसको सेक्शन 51 के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, फिर हमारे पास बात आती है, अब जब मैंने यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 में सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 की बात कर ही ली, तो ये बेसिकली क्या था, एक बार मैं इसको भी ना आपको बता देती। मान लो ये जो है यहाँ पर कोई कैब, कोई पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन ई कॉमर्स ऑपरेटर है। कौन है? मान लीजिए रोला। ठीक है, रोला। अब इसने क्या किया, इसने एक ड्राइवर से बात करी कि जब भी मेरे पास कोई कस्टमर की कैब बुकिंग आएगी, आई विल प्रोवाइड इट टू यू, और तुम उसको उसकी प्लेस पे सेफली पहुंचा देना। ठीक है, अब ये बोला कि यहाँ पर लोगों को देखा जाता था, रोला कहता कि देखो तुम सर्विस दे रहे हो इस कस्टमर को, लेकिन सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 ने बोला कि देखिए आप जब कमीशन काट कर इस पर्सन को पेमेंट दोगे, ड्राइवर को, ठीक है, तो टैक्स आप हमें पे करोगे, क्योंकि हम मान रहे हैं आप जो है डायरेक्टली कस्टमर को सर्विस दे रहे हो। तो यानी पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 आर दिस रोला कंपनी, यानी वो ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो ऑब्वियसली उसको भी अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। समझ आ गई बात स्टूडेंट्स? पक्का? चलिए ग्रेट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है। अब देखो, हमने बात करी थी प्रिंसिपल एजेंट्स होते हैं यहाँ पर, है ना? तो अब अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो दूसरे पर्सन के बिहाफ पे गुड्स या टैक्सेबल सर्विसेज, टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करता है, अब चाहे वो एजेंट हो, चाहे उसको आप किसी भी और नाम से बोल रहे हो, उस पर्सन को भी अपना रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इस पर एमसीक्यू भी आता है कि एजेंट को रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं, अगर वो टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, तो यस उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कैसे? सेक्शन 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। समझ आई बात? नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है रिगार्डिंग आईएसडी, दैट इज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अब स्टूडेंट्स, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के केस में क्या होता है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के केस में भी यही बोला गया कि जो पर्सन एज एन आईएसडी वर्क कर रहा है, ठीक है, अब वो यहाँ पर उसको अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कंपल्सरी, और बेशक वो पहले रजिस्टर है चाहे नहीं है, इफेक्ट नहीं करेगा। एज एन आईएसडी उसको अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना पड़ेगा अलग से। ठीक है, आईएसडी क्या होता है कि मान लो एक कंपनी है, उसने उसका एक ऑफिस बना दिया इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, उसने सबके लिए बिहाफ पे सर्विसेज ले ली, बाद में अपनी ब्रांचेस में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जीएसटी डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। उसके नाम पे बिल कटा था, याद है ना, सारी बातें मैंने क्लास में करवाई थी, उसके नाम पे बिल कटा आईएसटी। अब जब वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, हमें रिकॉर्ड चाहिए, गवर्नमेंट ने कहा, तो भाई आप एज एन आईएसटी अपना रजिस्ट्रेशन जरूर लोगे, चाहे आपके पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है नहीं है, हमको फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है ये बात भी? फिर आता है आप सबका फेवरेट टॉपिक, क्या था? ऑइडार। ठीक है, ऑइडार की कोई फुल फॉर्म बताएगा क्या मुझे? कमेंट सेक्शन में दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, डेफिनेटली यू कैन आस्क मी आउट गाइस। ठीक है, ऑइडार दैट इज ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटा असेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज। याद आ गया ना? अरे हाँ मैम, ये तो भूले ही नहीं होंगे। हाँ, आई होप नहीं भूला कोई भी। सो ऑइडार सर्विसेज के केस में स्टूडेंट्स ये बोला गया। चलो अच्छा, एक बात बताओ, किसी ने भी कमेंट नहीं करा क्या कि मैम ये डाटा की जगह डाटा बेस कर दो? ध्यान है, मैंने बोला था डाटा और डाटा बेस में अंतर होता है, और दिस इज नॉट द एंड मतलब क्यूमुलेटिव, दोनों असेस भी देगा और रिट्रीव नहीं, और इसीलिए मैंने कहा था, याद है या नहीं है? तो आई होप सबने कमेंट कर दिया होगा अभी तक। चलो, अब स्टूडेंट, ऑइडार की सर्विस अगर कोई भी पर्सन दे रहा है, कहाँ से दे रहा है? इंडिया के बाहर से। कहाँ दे रहा है? इंडिया के अंदर। किसे दे रहा है? किसी ऐसे पर्सन को जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। मतलब मान लो स्टूडेंट्स, मैं कोई ऐसी कोई सर्विस यूज कर रही हूँ कि मैं जो है कुछ रिट्रीव कर रही हूँ, मेरा डाटाबेस पर डाटा रिट्रीव कर रही हूँ, डाटाबेस को रिट्रीव कर रही हूँ, कोई मुझे ऐसी ऑनलाइन सर्विस मिल रही है। ठीक है, अब इन दैट केस यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, मुझे सॉन्ग्स वगैरह का एक्सेस चाहिए, मैं वो सुन रही हूँ, बाहर का कोई पर्सन मुझे जो है ये सर्विस दे रहा है,
आउटसाइड इंडिया से इंडिया में, मान लो मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ उस केस पे, अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन को मुझे एज अ कॉमन मैन उसने ये सर्विस दी, मुझे टैक्स पे करना है, जीएसटी अच्छा जाकर पे करना है, नहीं ये सब नहीं है। तो इन दैट केस उनको बोला देखो आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और आपको टैक्स पे करना, हमारा वो पर्सन, हमारा वो आम इंसान जिसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है वो आपकी सर्विस यूज करने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं लेगा। क्लियर ना? तो एज ए रेसिपिएंट उसको हम ये नहीं कह सकते चलो आपको आरसीएम लगा देते हैं, नहीं, वो सप्लायर, वो जो पर्सन है उसी को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर कोई भी पर्सन ऑइडार की सर्विस सप्लाई कर रहा है इंडिया के बाहर से इंडिया में, किसको, अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन को, तो ऑइडा सर्विस प्रोवाइडर को ही अपना रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी बेसिस पर लेना पड़ेगा। ओके, चलो उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास बात आती है लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, भाई जो हर कैटेगरी में फिट होता है, यानी सच अदर पर्सन और क्लास ऑफ पर्संस जिनको किसने नोटिफाई किया होगा एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट कुछ भी काम कैसे करती है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। ठीक है, सो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास इस क्लास का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सेक्शन 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। आई होप सबको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। आज मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। ठीक है, तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, पहला पॉइंट हमने पढ़ा था, अगर कोई भी पर्सन इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करता है, इंटर स्टेट मतलब जहाँ लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी में है, तो इन दैट केस उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना है, लेकिन दो एक्सेप्शन है, टैक्सेबल सर्विस या नोटिफाइड हैंडीक्राफ्टेड गुड्स। इसी के साथ हमने पढ़ा था सीटीपी, यानी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अब जब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कोई टैक्सेबल सप्लाई करेगा ना, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, एडवांस का टैक्स भी पे करना पड़ेगा, बट एक्सेप्शन है नोटिफाइड हैंडीक्राफ्टेड गुड्स। क्लियर? चलो अब आप करोगे क्या मैम, आप दोबारा से जो है रिविजन क्यों करवा रहे हो, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बनवाने वाली कुछ बहुत ही मजेदार समरी नोट, इसके भी समरी नोट्स। यस, यू हर्ड इट राइट। लिखो यहां पर सेक्शन 24 अल्टीमेट समरी, अल्टीमेट समरी। और ये सेक्शन 24 किसका, इनकम टैक्स का, नहीं, सीजीएसटी एक्ट 2017। इसी के साथ बता दूं नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी जितनी भी सीए इंटर के लिए हमारी अमेंडमेंट्स आने वाली है, जो अमेंडमेंट्स आई हुई है, ठीक है, जो नवंबर 23 एग्जाम्स में एप्लीकेबल होने वाली है, उससे 10 to 15 मार्क्स का इजीली आ जाता है, तो अमेंडमेंट्स हम करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। यस, अच्छा, सेक्शन 24 पहला हमने पढ़ा इंटर स्टेट सप्लाई का, इंटर स्टेट सप्लाई लिख भी लो, टैक्सेबल सप्लाई, इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई। इसकी दो एक्सेप्शंस कौन सी है स्टूडेंट्स, एक तो सर्विसेज और सेकेंड नोटिफाइड हैंडीक्राफ्टेड गुड्स, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्टेड गुड्स, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्टेड गुड्स। ठीक है, ये लिख लेना भाई, ये दो जो है इसकी एक्सेप्शन है। अब क्योंकि बात आई नोटिफाइड हैंडीक्राफ्टेड गुड्स की ना, तो नेक्स्ट पॉइंट हम नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स वाला ही करेंगे। दो एक्सेप्शन है, सेकंड जिसकी यही सेम एक्सेप्शन है दैट इज नोटिफाइड हैंडीक्राफ्टेड गुड्स, कौन सा है वो, सीटीपी। इसकी सिर्फ एक सिंगल एक्सेप्शन है, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्टेड गुड्स। ठीक है, मैं एनएचजी लिख रही हूँ। अब सीटीपी एनआरटीपी, सीटीपी एनआरटीपी ना हमेशा साथ साथ पढ़ते हैं, तो लिख दो यहाँ पर एनआरटीपी, लेकिन एनआरटीपी के लिए नो एक्सेप्शन, ये भी लिख दो, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स यही कंफ्यूज हो जाते हैं, जब सीटीपी को मिली है तो एनआरटीपी को नहीं, जी वो बाहर का बनता है, उसको नहीं दी एक्सेप्शन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? चलो अब जो जो टॉपिक होता जा रहा है उसको यहाँ पे टिक आउट करते हैं। ये हो गया हमारा, ठीक है, फर्स्ट हो गया। थर्ड हमारे पास आता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम। आओ चलो एक बार जरा आरसीएम को देखते हैं। हाँ, फोर्थ कैटेगरी हमारे पास आ गई आरसीएम। ठीक है, आरसीएम में स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा था, कोई एक्सेप्शन है, नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं है। जो पर्सन एज अ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पे रेसिपिएंट को टैक्स पे करना है, तो जो टैक्स पे करना है रजिस्ट्रेशन ले लो। बट किसी के पास 100% आउटवर्ड सप्लाई आरसीएम पे है तो वो टैक्स ना, वो रजिस्ट्रेशन ना ले। ठीक है, वो आपको मैंने नोट्स में लिखवा दिया, एक्सेप्शन नहीं होगी। चलो अच्छा, यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है। पता है हमारी ना सबकी एक बात होती है, वो क्या, जब भी हम आरसीएम की बात करते हैं, आरसीएम की बात करते हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे जो दिमाग में चल रहा होता है वो एनआरटीपी होता है। नहीं मैम, वो ना कहीं जाकर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 बैठ जाता है, क्योंकि वो टॉपिक्स हमने ना एक साथ में किए थे। हाँ, बात तो सही है। तो अब हम बात करते हैं सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 वाले टॉपिक की। तो फिफ्थ में लिखेंगे
सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 का जो सप्लायर है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 का जो सप्लायर है उसको भी कह दिया जी आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आ जाओ एक बार इस टॉपिक पर। सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट्स, जस्ट वेट इट आउट। आई होप सबने ये नोट्स बनाए हैं मेरे साथ साथ में, है ना। तो ये रहा सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 वाला टॉपिक। तो यहां से ये भी हमारा हो गया है कवर। ठीक है, तो भाई सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के लिए भी बोला कि जो पर्सन एज सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 वाला सप्लायर है उसको भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसके लिए जो कैब ड्राइवर्स वगैरह हैं उनको बोला आप मत लेना। फिर चलो आ जाओ 9 सबसेक्शन 5 को पढ़ा ये होता क्या है मैम, है तो ये भी ई कॉमर्स ऑपरेटर। सो नेक्स्ट पॉइंट माइंड में रखेंगे ई कॉमर्स ऑपरेटर का, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। इसकी दो एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन है इसकी? पहला तो यहां पर हमने कहा था कि भाई हम इस टॉपिक में, क्योंकि ये वो वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स है जिन पे सेक्शन 52 लगता है, तो यहां पर हम दो की बात नहीं करेंगे। एक तो वो जो आरसीएम वाले हैं सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 बिकॉज ऑलरेडी अबव कवर्ड है, यहां कवर कर लिया। सेकेंड जो सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं। अब जो एक्सेप्शन है उनका ये मतलब है, जैसे सर्विस हो गया कि मतलब जब उन पर थ्रेशोल्ड लिमिट लगेगी 20 लाख या 10 लाख की लिमिट क्रॉस होगी तब जाकर वो रजिस्ट्रेशन ले, उससे पहले नहीं। अब मैम 7th पॉइंट तो फिर इनके सेलर्स की बात करेंगे डेफिनेटली। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पे जो सेलर्स हैं, जो सेलर्स है उनको भी अपना कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना है, यानी जिन पर सेक्शन 52 लगता है। क्यों? टैक्स रिकवर कैसे करोगे जब तक टैक्स, अगर आपका किसी ने कलेक्शन कर ली टैक्स की एंड यू आर सेइंग मैं रिकवरी कैसे करूं, मेरे पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ओके, 8th पॉइंट स्टूडेंट्स हमारे पास आता है 52 की बात कर रहे हो, 51 कैसे भूल सकते हो। तो सेक्शन 51 पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सूट, टीडीएस वाला बंदा। ठीक है, तो जिसने टैक्स डिडक्ट किया है ना तो उसको भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तभी जाकर वो उस टैक्स को गवर्नमेंट को पे कर पाएगा। ओके, पक्का? चलो ठीक है, अब एक बार आ जाइए स्टूडेंट्स हमारे साथ, जस्ट वेट इट आउट। चलो अब सीटीपी कवर हो गया हमारे पास, आरसीएम का टॉपिक भी यहाँ कवर हो गया, यानी हमारे पास फर्स्ट पेज जो हमने समरी नोट्स बनाए थे वो फुली कवर है। एनआरटीपी हमने कवर कर लिया, हमने ये सेक्शन 52 भी यहाँ पे कवर कर लिया नोट्स में, फिर सेक्शन 51 भी कवर हो गया। ठीक है, जो अब अल्टीमेट रिविजन नोट्स बन रहे हैं मैं उसकी बात कर रही हूँ। 7th स्टूडेंट्स हमने बात करी थी सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 ये भी कवर हो गया है। सो आई होप आपको समझ आ रहा है कितना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। फिर स्टूडेंट 52 वाले बंदे, ये 51 वाले बंदे के लिए एक बात थी कि वो सेपरेटली रजिस्टर्ड हो या नहीं, सेपरेटली रजिस्टर्ड और नॉट। ठीक है, दोनों ही केसेस में उसको सेक्शन 51 के हिसाब से बोल के कि मेरे पास सेक्शन 51 लग रहा है, उसको सेक्शन 24 में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और कौन ऐसा पर्सन है जिसको वेदर दे आर रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? मैम वो पर्सन है आईएसटी वाले। ओके, सो नाउ लेट्स राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट आईएसटी। अगेन सेम चलेगा कि सेपरेटली रजिस्टर्ड है चाहे नहीं है, उसको जो है और रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अपना कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अलग से रजिस्टर अपने आप को करवाना पड़ेगा। ओके, आई होप सबको मजा आ रहा होगा अल्टीमेट रिवीजन नोट्स में। मजा आ रहा है या नहीं है बताओ तो मुझे एटलीस्ट आ रहा है ना। चलो ठीक है, हाँ मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। चलो फिर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं जिसने एज एन एजेंट जाकर अपनी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करे, मतलब किसी और के बिहाफ पे काम कर रहा है। ओके, नाउ लेट्स राइट डाउन द 10th पॉइंट। क्या है? अगर पर्सन एक्टिंग on any other person's behalf, person acting on any other person's behalf or any other person behalf, person acting on any other person behalf। ठीक है, अब चाहे एज एन एजेंट और नॉट, या किसी और तरीके से कर रहा हो, या अदरवाइज लिख लो एजेंट या अदरवाइज मतलब और किसी नाम से, तो भी इन दैट केस स्टूडेंट उसको अपना रजिस्टर करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। 11th आता है ऑइडर वाले बंदे। ऑइडर वाले बंदे कौन होते हैं? ऑइडर वाले पर्सन वो पर्सन, अब इसके लिए तो यहाँ पे फटाफट से यही बना लो, अगर आउटसाइड इंडिया से इंडिया में सप्लाई कर रहा है ऐसे किसी पर्सन को जो रजिस्टर्ड नहीं है। लिखो यहाँ पर ऑइडा सर्विसेज, ऑब्वियसली दे आर द सर्विसेज ना। अभी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस असेस और रिट्रीवल तो सर्विस है, गुड्स तो है नहीं वो। तो इन दैट केस अगर आउटसाइड इंडिया से इंडिया में सप्लाई कर रहा है अपनी सर्विसेज और किस पर्सन को, जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर्ड
नहीं है वो पर्सन, ठीक है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है। जैसे आप और मैंने कोई गाने वाला सुन लिए, सो इन दैट केस उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसी के साथ अपनी आज की क्लास वाइंड अप करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट के साथ, दैट इज एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन्स जिनको नोटिफाई करा है किसने, गवर्नमेंट ने, notified by government on रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। गवर्नमेंट बिना जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के पत्ता भी नहीं हिलाती, ध्यान रखना, रिकमेंडेशन दी थी जीएसटी काउंसिल ने। इसी के साथ कवर होता है सेक्शन 24 पूरा। आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इफ इन केस यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, डेफिनेटली यू कैन आस्क मी आउट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं हम इनकम टैक्स की स्टैट्यूटरी अपडेट्स के साथ। हैव अ गुड डे।